नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ भारत के गिनो चुने खिलाड़ियों में से एक रोहतास शिवात और साथ के साथ कोच साहब एक NIS क्वालिफाइड कोच भी हैं। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू 2 पार्टों में बनेगा। कोच साहब की पहले तो जो कोच साहब ने गेम किया उसके बारे में, जो इन्हें कितना स्ट्रगल किया उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरे पार्ट में कोच साहब के साथ हम जो कोच साहब कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कोच साहब बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले कोच साहब, आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। तो कोच साहब, आप एक बार जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर आपने कौन कौन सी टूर्नामेंट जीती? मैंने जो मान लिया अपनी लाइफ में, मैं बहुत छोटा था जब इसे गेम स्टार्ट कर दिया था। मैंने जूनियर नेशनल, अंडर 16 नेशनल, स्कूल नेशनल, ऑल इंडिया स्ट्री, ओपन इंडिया, मेरा हर जगह मेडल रहा है, चाहे रिले में रहा हो। और मैंने नेशनल गेम्स तक जितने इंडिया के बढ़िया कंपटीशन होते सारे कंपटीशन खेले हैं। और उसके बाद मैंने अभी NIS कर लिया। NIS के बाद अभी मैं कोच हूँ। बहुत अच्छी बात है कोच साहब, आपने इतनी अच्छे अचीवमेंट प्राप्त की और फिर आप अब फिलहाल कोच हो, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको भी आप जैसा एक अच्छा खिलाड़ी बना रहे हो। कोच साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में है, निरानी के पास में पड़ाना गांव है। तो कोच साहब, आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट रहा कि आप उस टाइम पे कुछ गरीब फैमिली भी रहती थी, आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला उस समय? मेरी फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, जिसमें फिर हम 7 बहन भाई हैं, 5 सिस्टर हैं और 2 हम ब्रोदर। तो बड़ी फैमिली होने के कारण जो मान ले जो एक खर्चा खिलाड़ी को मिलना चाहिए जो मान ले, और जो एक अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मान ले, क्योंकि सिस्टर और की शादी करनी थी इसलिए कम खर्चा लगा पाए फैमिली वाले। और मैंने भी उनको कभी वो नहीं करा फोर्स कि मेरे इतना लगाओ ये करो। बस मैंने अपना काम चलाता रहा, अपने एक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहा, जो भी मैं कम सुविधा में भी। और मेन बात ये रही, खर्चा तो मेरे पिताजी मेरे लगा देता है। मेरी सिस्टर एक एशियाड वर्ल्ड में आज एक गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरी सिस्टर को भी मेरे पिताजी एक बेटे की तरह माना। तो ज़्यादातर फोकस मेरे पिताजी का मेरी सिस्टर पे ही ज़्यादा रहा है कि उन्हें बोला भाई बेटी दूसरे घर जानी है तो जितना उसका बेटी के लिए अच्छा करा, तुम तो फिर भी हमारे पास ही हो, फिर भी बाद में भी अच्छा कर सकते हो। तो उसने एक गांव में नई ये जो प्रीति चली हुई थी, वह लड़की कुछ नहीं कर सकती, वह लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, वह लड़की भाग जाती हैं, 100 बात की चलती थी। मेरे पिताजी ने उनका सबका मुँह बंद करने के लिए हमारे पर कम ध्यान दिया, मेरी सिस्टर पर ध्यान दिया। और आज मेरी सिस्टर एक फर्स्ट क्लास अफसर है, इसी कारण स्पोर्ट डिपार्टमेंट में। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने जो उस टाइम फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। तो हम भी आपकी जो फैमिली है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि आपकी बहन है जो कविता, जो कि फिलहाल खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है। आपने जो एथलेटिक्स की शुरुआत की है, तो आपका इस खेल में इंटरेस्ट कैसे बना? मैं जैसे स्पोर्ट्स स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने निरानी में। तो वहाँ मैंने जैसे बच्चे थे हमारे गांव के, निरानी से, पड़ाना से, मैं उनको देखता था जैसे वो खेलते थे उस टाइम पे। तो मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैंने बच्चे को इसीलिए स्पोर्ट्स स्कूल में डाला कि भाई खिलाड़ी बने। देखो हम उस तक मुझे पता नहीं था, मैं 5वीं 6वीं तक जब क्लास में पढ़ता था, 7वीं तक भी मुझे पता नहीं था मेरे पिताजी ने इस स्कूल में क्यों डाला मुझे। भाई मैं तो सोचता था भाई ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, भाई पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने यहाँ डाला है। तो मैं इसलिए जुगुरमाले ज़्यादा स्पोर्ट्स को मान नहीं पाया। तो मैं धीरे धीरे जुगुरमाले गाँव में कबड्डी खेलते थे, कबड्डी स्टार्ट कर दिया मैंने गांव में। तो कबड्डी खेलते खेलते जुगुरमाले मेरा थोड़ा ध्यान हुआ। उसके बाद में मेरी सिस्टर की शादी होगी, सोनीपत जो पुरखास गांव है, एक खिलाड़ियों का गांव है, वहाँ पर बच्चे कबड्डी खेलते थे। वहाँ पर मेरा उस टाइम पे 8वीं में जब मैं स्पोर्ट्स स्कूल से छोड़ के वहाँ मेरा एडमिशन था, मैंने 8वीं वहाँ से करी। तो वहाँ की टीम में सेलेक्ट हो गया, कबड्डी खेलने लग गया मैं। वहाँ विंग थी, विंग में भी जाने लग गया मैं। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि भाई स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स मान ले डिसिप्लिन, अनुशासन है भाई, अपने बाहर के जो मतलब इधर उधर घूमते हैं उनसे बचाती है। और मान ले भाई एक भाईचारा प्रेम मिलता है स्पोर्ट्स से। तो मैंने ये चीज़ वहाँ से मिली। उसके बाद मैं अपने गांव में आ गया निरानी वापस से। तब मुझे पता चला, वहाँ दोबारा से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे इस स्कूल में क्यों डाला था। मुझे तब अहमियत समझ में आई कि ये तो एक स्पोर्ट्स स्कूल है और मेरे पिताजी का यही सपना है कि भाई मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करूँ और फैमिली को ऊपर लेके जाऊँ। जैसे कोच साहब, आपने एथलेटिक्स की शुरुआत की थी, इसमें कौन सा इवेंट किया था आपने? मैंने जैसे एथलेटिक्स की जब शुरुआत करी, मेरा कोच रोहतास था, वहाँ पर फौजी, मेरा नाम राशि, आर्मी से रिटायरमेंट था जब छोटा था मैं। तो वहाँ पर जब कोच साहब ने देखा मैं कबड्डी खेल रहा था, मेरे टैलेंट को, वहाँ पर अंडर 16 की ट्रायल हो रही थी।
तो मैंने लॉन्ग जंप लगाया वहाँ पर 6। तो उसके बाद में मैंने 100 मीटर लगाए 11/4 की। उसके बाद मैंने 400 मीटर लगाए। तो कोच ने देख लिया भाई एथलेटिक्स कर सकता है, कबड्डी में इसका कोई भविष्य नहीं है। तो मुझे पता चल गया है भाई इंडिविजुअल गेम में ये अच्छा रहता है। जो मान लें ग्रुप गेम में दिक्कतबाजी ज़्यादा होती है, आज वो नहीं आया, कल वो नहीं आया, फिर वो नहीं आया। और इंडिविजुअल में तो हम कभी कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो लोकल मॉल था तो उसमें मुझे अच्छा लगे इंडिविजुअल गेम में आके। तो आपने लॉन्ग जंप 400 मीटर 100 मीटर तीनों इवेंट किए थे? हाँ, मैंने शुरू स्कूली लेवल पर सभी इवेंट करे। उसके बाद में जब मुझे पता चला मेरा में किस चीज़ की क्वालिटी है तो मैंने फिर 400 मीटर स्टार्ट किया। मैंने 400 मीटर में सबसे पहले हरियाणा स्टेट रोहतक हुई अंडर 16 की, मैंने सबसे पहले फर्स्ट लगाई 51 सेकंड की, ये छोटा स्टेडियम में ही। तो कोच साहब जैसे आपने काफ़ी टाइम लिया आपको खेलते हुए, अब तो आप कोच हो, तो आज के दिन आपको एथलेटिक्स में क्या बदलाव लग रहा है कि पहले क्या था और आज क्या है? पहले मेरा आज में बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले जैसे जो ट्रेनिंग होती थी सभी जो मान मिक्स ट्रेनिंग थी। पहले हर कोच जो भी वर्कआउट था सब मिक्स होता था। आज जितने भी कोच हैं हरियाणा में या इंडिया में सभी को टेक्निकल वर्कआउट कराते हैं और साइंस को यूज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब भी कोच साइंस को यूज़ करेगा खिलाड़ी अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे आपके टाइम में स्पाइक्स होते थे कि जो आज के दिन बच्चे स्पाइक्स पहन के जो सिंथेटिक ट्रैक है उस पर दौड़ते हैं, क्या आप उस समय दौड़ते थे? उस टाइम कोई ऐसा स्पाइक्स नहीं था। स्पाइक्स सिर्फ नॉर्मल कंपनी के होते थे जिनकी नील भी बहुत बड़ी होती थी। और सिंथेटिक तो हरियाणा में कोई मतलब ही नहीं था। सभी कच्चे ट्रैक होते थे और ट्रैक भी ऐसे होते थे जो इंसान की सारी जान मांग लेते थे। ये भी एक मुख्य कारण है पहले में अब में। तो कोच साहब मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे पहले के खेल में जो मिट्टी के ट्रैक होते थे अब लगभग बहुत सी जगह पर सिंथेटिक ट्रैक हो चुके हैं। तो जो सरकार है क्या अब थोड़ा ठीक कर रही है एथलेटिक्स के लिए? एथलेटिक्स के लिए सरकार तो जो मान ले पता नहीं हमें, फिर जो हमारी एथलेटिक्स हरियाणा फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका इतना अच्छा काम है कि हमारा हरियाणा बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जिसमें हम नाम गिनाते हैं। गिने चुने खिलाड़ी है जिनने हमारा नाम हरियाणा को ऊँचा कर रखा है। जैसे अंजलि कुंडू है, किरण पहल है, रचना कलकल है, निर्मला है, नीरज चोपड़ा है, अपने कई खिलाड़ी डिस्कस में हैं, सचिन है। तो जो मान ली बहुत से खिलाड़ी हैं जिनने जो अपने भाई मंजीत चहल 800 मीटर एशियाड में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को देख कर और उनकी फीलिंग देख कर उनकी बात कर करके जो हमें भी ये लगता है कि हम और अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे उनसे भी। कोच साहब आप रोहतक जिले के सेक्रेटरी हो खेलों के? हाँ, मैं रोहतक एथलेटिक्स का सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर और जो भी यहाँ का कोई एक्टिविटी होती है या कोई गेम होते हैं जो मान लें तो उनमें हम अपना बढ़ चढ़ के उनको फेडरेशन को सहयोग करते हैं। जो मान लें हम चाहते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ दो सिंथेटिक हैं। दो सिंथेटिक होने का कारण है जो जितने भी हरियाणा में टूर्नामेंट होंगी यहाँ पर होंगी तो बहुत अच्छी जाएंगी सारी। और सेंटर में पड़ता है, मेन बात ये है रोहतक हर हरियाणा का। तो कोच साहब जैसे जो आप सेक्रेटरी बने हो खेलोगे तो इसमें कुछ इलेक्शन होता है, फिर जो फेडरेशन होती है एथलेटिक्स की या जो मेन खिलाड़ी हैं उनको चुनते हैं? इसमें ये होता है जैसे इलेक्शन भी करवाए जाते हैं। और मेन बात इसमें ये है कि जो अच्छा काम करेगा ना, जिसमें इसमें कोई भाई बंधु नहीं है, जो मान ले कोई भतीजा भाई बंधु कुछ नहीं है। इसमें जो भी काम करेगा ना वही इंसान आगे आएगा और उसी को ही आगे लेते हैं। ये नहीं कि जो मान ले 10 दिन मैंने काम किया मरने के लिए बाद में मैं पता नहीं कहाँ हूँ। जो भी बच्चों की हेल्प करेगा, एसोसिएशन में काम बढ़िया करेगा और भाई मना इसलिए जाता है कि सबकी हेल्प हो, अच्छा काम होए और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो हम भी जो हरियाणा का एथलेटिक्स एसोसिएशन है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि गिने चुने खिलाड़ियों में से एक लेते हैं, उनको अच्छा पद देते हैं। जो कि भतीजावाद जो भाई उनको ले लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो और खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। कोच साहब आप एक सेक्रेटरी हो तो वहाँ पर बच्चों को कैसे हैंडल करते हो? मतलब आप टूर्नामेंट में ले जाते हो या फिर खुद बच्चों को कुछ करवाते हो? जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट कराई जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेट लेवल खेलते हैं, जो स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होते हैं वो नेशनल खेलते हैं। और हमारे जो राजकुमार मिथान जी हैं हरियाणा के सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान है जो गुरमाले, उनके ही देन है जो गुरमाले हरियाणा में अभी जो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बच्चे इतने मेडल लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखो सरकार इतनी हेल्प नहीं कर पा रही तो मान फेडरेशन एसोसिएशन बहुत हेल्प करती है जो गुरमाले, तो उसके कारण भी बच्चे जो गुरमाले अपना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा।
अगर सरकार भी अपना कुछ सहयोग देने लग जाओ तो जो मान ले अपन सारा लगा हुआ है, TAD है, कुछ और है जो आने जाने का किराया है, और अपन कैंप वगैरह लगवा हुआ है जो मान ले सरकार हमारी, तो उसमें और भी रिजल्ट लग रहा है। क्योंकि एक बिना जब कैंप लगेगा एक कोच को पता चल जाएगा मेरी टीम में ये बच्चे हैं, और खासकर रिले इवेंट ऐसा होता है जो 100 मीटर 400 मीटर का, इसमें बच्चे का बैटन चेंज होना जरूरी है। ये चीज़ें और आ जाएंगी जिस दिन और इम्प्रूव कर जाएगी। हरियाणा हमेशा चैंपियन है कई सालों से, जूनियर का, सीनियर का, और जो हमारे तकरीबन कई बार मैं टीम के साथ गया हूँ तो ट्रॉफी लेके ही आते हैं। बिल्कुल कोच साहब, हमें आप पर बहुत गर्व है कि आप हरियाणा की टीम के साथ जाते हो और साथ के साथ ट्रॉफी लेके आते हो, बच्चों को मेडल दिला के लाते हो। तो कोच साहब, जो हरियाणा का एथलेटिक्स एसोसिएशन है, इसमें यंग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं यंग है सभी, तो इसका कुछ बढ़ावा मिला है? देखो, जब से जो मान ले राजकुमार मिथान जी अपने एक यंग हैं जो हमारे एसोसिएशन में, तो जो मान ले कई और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं जो सारे यंग हैं, यंग का ये फायदा हमारी फेडरेशन एसोसिएशन को। इसमें जो मान लो उनको सारी नई एक्टिविटी है, नई चीज़ें सबका पता रहता है, और वो क्या है फील्ड से अभी करंट में ही जुड़े रहे हैं सारे। जो मान ले कोई खेल के अभी आया है, कोई अपन कोर्स करके आया है, जो मान ले कोई काम कर करके ऊपर आया है, तो उसका फ़ायदा यही है कि जो हमारे अभी मेडल आ रहे हैं, जो ट्रॉफी आ रही हैं, वो यही कारण मेन है। और जैसे हमारा मेन बात तो सबसे पहले डिसिप्लिन की है, क्योंकि जो ग्रुप यंग बच्चों के साथ भी रहेंगे, सब उनको तालमेल भी रखेंगे, और हरियाणा जब डिसिप्लिन में रहेगा ना तो हमेशा ही ट्रॉफी का चैंपियन आएगी। ये मेरे पे लिखवा के ले लो, क्योंकि हमारे बच्चे जो मतलब इतने टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा, वो अनडिसिप्लिन उनको मात दे देता है। और अभी जो कई साल से डिसिप्लिन में चल रहा है हरियाणा, तो इसी के लिए हमारे चैंपियन बन रहे हैं। तो कोच साहब, आप जो सेक्रेटरी हो, तो आप जो हरियाणा के जो रोहतक जिले के बच्चे हैं, आप उनको कहाँ तक ले जाना चाहते हो? मेरा यही उम्मीद है कि जो मान ले रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया में चमके, और हर बच्चा एक इंडिया का ट्रैक सूट पहने और बहुत ऊपर जाए। बस थोड़ा सा जो भी है डिसिप्लिन का सिस्टम है ये बंद हो जाए, अपने आप सब इम्प्रूव कर जाएंगे। और अपने कोच पे विश्वास रखे, अपने जो भी उनके कोच कोई भी हो, जो मान लीजिए ये जरूरी नहीं कि मैं ये कोच हूँ, नहीं, कोई भी कोच हो रोहतक में, जो भी कोच करवा रहा है उसके उस पर विश्वास रखे। अपना 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं 3 साल, रिजल्ट हमेशा ज़रूर आता है। बस थोड़ा बड़ा पत्थरबारी होता है, अपना काम करते रहो, काम करने से ही रिजल्ट आएगा। तो कोच साहब, आप खेलते थे उस समय आपकी डाइट क्या रहती थी? जैसे आपके वर्कआउट पर, जो आप वर्कआउट करते हो तो आपकी रिकवरी के लिए क्या डाइट लेते थे आप? उस टाइम हमारी नॉर्मल डाइट होती थी, जैसे हमारे गांव में तो रहता था मैं, वहाँ पर वैसा अपन मैच रखते थे फैमिली में, ज़्यादातर दूध या लस्सी पीते थे जो डाइट में। और घर पे उस टाइम तक चने होते थे, जैसे मेरे ज़मीन है तो चने बोते थे, घर के चने ज़्यादा खाते थे। बस ये डाइट थी। हमारा कुछ भी कहता था दूध पियो, अपना चने खाओ, बस अपना सीरियस लगाओ, बस इससे तुम्हारा सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। बस ये चीज़ें थी उस टाइम पे। तो कोच साहब, जैसे आप वर्कआउट करते थे उसका कुछ टाइम टेबल भी था, आप सुबह किस टाइम पे जाते थे और शाम को किस टाइम पे, तो आप अपने वर्कआउट पर कितना ध्यान देते थे? एक बार आप टाइम टेबल के बारे में बताना, ताकि आप जैसे कुछ नए नए खिलाड़ी उभर सकें हरियाणा में या फिर भारत में। देखो, मैंने अपना जो जब तक मैंने गेम करा, मैंने गेम पर पूरा फोकस किया, चाहे मैंने 3 साल करा, चाहे 4 साल करा या 10 साल करा। मैंने जब तक गेम करा, मैं संडे को भी कोई रेस्ट नहीं करता था। कोच हमारे आओ या ना हो, मैं संडे को फिर भी ग्राउंड पे जरूर जाता था। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जो मैं ग्राउंड पे जाता था। जब तक मैं ग्राउंड पे जा लेता मुझे नींद नहीं आती थी। उसी के कारण आज मैं एक नाइस कोच हूँ, और इसी के कारण मैं आज एक इंटरनेशनल कोच हूँ। भगवान ने चलो उस टाइम मुझे इंडिया नहीं लिखवाया, कोई घर की प्रॉब्लम लगा लो, या फैमिली 5 सिस्टर थी, उनकी शादी करनी थी, वो लगा लो, पर जो भगवान ने इतने दिन मैंने संघर्ष कराया उसका मुझे रिजल्ट मिल गया। आज मेरी कई लड़की इंटरनेशनल हैं, जूनियर एशिया, वर्ल्ड एशिया मेडलिस्ट है, एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है मेरे पास, और इंडिया सीनियर मेडलिस्ट हैं। तो कोच साहब, आपके समय में नेचुरल डाइट ली जाती है, जैसे चने हो गए या फिर दूध, तो इस समय सप्लीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए? सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको सीधे डाइरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट बिना कुछ नहीं है लाइफ में। क्योंकि हमने उस टाइम पर कोई सप्लीमेंट नहीं खाया, तो हमें दिख रहा है अलग से ही आज। क्योंकि सप्लीमेंट बहुत से ऐसे हैं जो बढ़िया कंपनी के आए हैं, जो डोप फ्री होते हैं, वाश आउट होते हैं, जिससे नाडा वाडा का भी कोई खतरा नहीं रहता। मेरा यही कहना है कि नाडा वाडा से बचो और डोप से बचो। जो भी डोप मुक्त खिलाड़ी वही अच्छा रहेगा देश के लिए भी और हमारे लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। क्योंकि नाडा वाडा से बचो और डोप से बचो। अगर इन चीज़ों से बच जाओगे आप, कोई बुराई में नहीं आओगे,
कोई गलत संगत में आओगे, किसी के बकाव मत आओ कि हम ये सुआ लगा देंगे ऐसे भाग जाओगे, उसको उस टाइम रेस तो भाग जाओगे, बाद में 2 साल का 4 साल का बैन लग जाएगा, आप घर बैठ जाओगे, उससे बच्चे का नाम भी खराब और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी खराब होएगा। तो इसलिए आप डोप से बचो। तो कोच साहब एक आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हो, तो आप जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे, आप जिद्दी बनो, आप अपने काम को लेके हट करो, आप उसको जिद करो, मुझे पाना है, मुझे कुछ भी लेना, मुझे हासिल करना है। जिद जिस बच्चे में आ जाएगा वो खिलाड़ी बन जाएगा। तो बिल्कुल कोच साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, जो हमारे युवा हैं, जो भाई बहन खेल खेलते हैं, तो हम कोच साहब आपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं और दर्शकों को इतनी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, आपका भी, चैनल का भी। जय हिंद, जय भारत।